molecules of pyruvate or lactate. देखो, can you see this one? क्या लिखा हुआ है इसमें? This is glucose. कितने कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon molecules are present. Okay. So breakdown of glucose, one molecule of glucose into 2 molecules of pyruvate is called glycolysis. Okay. Each pyruvate molecule में कितना glucose molecule में कितना कार्बन रहता है? 3. In each pyruvate 3 carbons are there. ये एक pyruvate है और ये एक pyruvate molecule है. So glucose molecule में तो सब मिलकर 6 कार्बन रहेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This glucose will break down into 2 molecules of pyruvate. हर एक pyruvate में रहता है 1, 2 और 3 कार्बन्स. ओके, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है. अगर इसको देखा तो ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटी मॉलिक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब ये कैटाबॉलिज्म है. तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एटीपी रिलीज हो जाता है, राइट? So here also ATP is getting produced. Why so many hands are raised? Any problem? Any problem? One second. Okay. So glycolysis is a process of conversion of glucose molecule to 2 molecules of pyruvate. So glucose is having 6 carbon atoms. ये इधर ब्रेक डाउन हो जाता है. इसके वजह से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है. हर एक पायरुवेट में 3 कार्बन रहेगा. ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन प्रोसेस है. इसमें 2 पायरुवेट या 2 लैक्टेट मॉलिक्यूल्स बन जाता है. ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है. अगर इस रिएक्शन को देखा तो बड़ा मॉलिक्यूल छोटी मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसमें एनर्जी उत्पन्न होता है. सो इन ग्लाइकोलिसिस एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड. एक ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? हमारा सेल में साइटोसॉल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है. यू नो अबाउट साइटोसॉल, राइट? यू विल हैव सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ रहता है. ये जो फ्लूइड पार्ट है सेल के अंदर, इसको हम कहते हैं साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म. So glycolysis, where it occurs? It occurs within the cytosol of your cells. And glycolysis is also called as universal pathway. इसको हम कहते हैं universal pathway क्योंकि ये हर एक सेल में ये चलेगा. ये जो रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस की प्रतिक्रिया है, सब सेल्स में चलता है हमारा बॉडी में. तो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे. ये this is the main pathway for the production of energy in most of the cells. हमारा बॉडी में हर सेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है. इससे एनर्जी बनता है. ओके, so glycolysis is a process of conversion or breakdown of glucose into pyruvate or lactate. This occurs in the cytosol. This is also called as universal pathway. ये सब सेल्स में चलता है और ये एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशंस में चल सकता है. दिस रिएक्शन कैन अकर बोथ इन एरोबिक कंडीशन एंड इन एनारोबिक कंडीशन. एरोबिक कंडीशन की मतलब क्या है? इट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और anaerobic means in the absence of oxygen. This reaction can occur both in the presence of oxygen and in the absence of oxygen. This pathway was invented by 3 scientists, Emden, Meyerhoff and Parnas. इसी की वजह से ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम ये भी कह सकते हैं एम्डेन, मेयरहॉफ
Parnas pathway, yeah, EMP pathway. Glycolysis is also called as EMP pathway because after considering the name of the scientist who invented this pathway. Okay. And what is the importance of glycolysis? Glycolysis is very important क्योंकि जहाँ सेल्स में जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है उन सेल के लिए एनर्जी मेनली प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस से. ओके हमारा शरीर में सब सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा. एग्जाम्पल इज एरिथ्रोसाइट्स. आपका आरबीसी सेल्स लिया तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा. एंड हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्लेसेस वेयर मैक्सिमम एटीपी इज प्रोड्यूस्ड. अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं हो तो कैसा बनेगा एनर्जी? ग्लाइकोलिसिस से बनेगा. ओके जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कम है या जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है उन सेल्स के लिए ग्लाइकोलिसिस मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे होता है. जो एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है उसी एनर्जी को यूज करके वो सेल सर्वाइव करेगा. ओके दैट इज वेरी वेरी important. That is why glycolysis is very important. और एक important future ये है glycolysis का, ये है main energy pathway for your brain. आपका brain fatty acids को use नहीं करेगा energy production के लिए. Brain completely depends upon glycolysis for energy production. तो glycolysis नहीं चल रहा है तो brain का काम ठीक से नहीं चलेगा. Okay. So glycolysis is important pathway for the cells which doesn't have mitochondria, and glycolysis is an important pathway for your brain also. Okay. So how do you define glycolysis? Glycolysis is a process of breakdown of glucose to pyruvate or lactate. How many molecules of pyruvate and lactate are produced? 2 molecules. Where it happens? It occurs in cytosol. In which cell it happens? Will it happen only in liver? Will it happen only in muscle? Will it happen only in erythrocytes? No. हर जगह पे हर सेल के अंदर ये चलता है. ओके इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल पाथवे. एंड ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है. तो जो भी एनर्जी रिलीज हो जाएगा वो एटीपी और एनएडी के रूप में संग्रहित किया जाएगा. दिस इज ए कैटाबॉलिक पाथवे. So whatever energy is released, that will be stored in the form of ATP and NAD. Okay. It happens both in aerobic condition and in anaerobic condition. ये हो सकता है aerobic स्थिति में और anaerobic स्थिति में भी. If glycolysis occurs in the aerobic condition, अगर glycolysis aerobic condition में चला तो end product होगा pyruvate. If glycolysis occurs in aerobic condition, अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तब अगर ग्लाइकोलिसिस हुआ है तो बनेगा पाइरुवेट. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक स्थिति में अगर ग्लाइकोलिसिस चल रहा है तो एंड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा लैक्टिक एसिड. ओके सो पाइरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. गॉट इट? So based on the oxygen availability, end product is varying. If glycolysis is happening in the presence of oxygen, so end product is pyruvate. If glycolysis is happening in the absence of oxygen, then the end product will be lactate. Okay. Glycolysis दो phases में चलता है. It is not so easy. Glycolysis मतलब breakdown of glucose. एक glucose breakdown हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनेगा. ऐसा नहीं होता. इतना सिंपल वे में नहीं होगा ग्लाइकोलिसिस बॉडी में. ग्लाइकोलिसिस होने के लिए 10 रिएक्शंस होना पड़ता है बॉडी में. कितने रिएक्शंस? 10 रिएक्शंस विल अकर इन योर बॉडी. इसके बाद ही ग्लूकोज पाइरुवेट या लैक्टेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके ये 2 फेजेस में बांटा गया है ग्लाइकोलिसिस को. एक है प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है इसको. दूसरा फेज है पे ऑफ फेज और एनर्जी यील्डिंग फेज. ग्लाइकोलिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. एक है प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज. सेकेंड फेज इज पे ऑफ फेज या एनर्जी रिलीजिंग फेज, एनर्जी यील्डिंग फेज. ओके तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? You can see in this diagram, this is the preparatory phase and this is payoff phase.
प्रिपरेटरी फेज में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर 2 ट्रायोस 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं. 6 carbon containing glucose will break down. You can see like this. Glucose will break down so that one triose phosphate and another triose phosphate is produced. Okay. इसमें 2 ATP molecules यूज किया गया है, यूज हुआ है, इसलिए हम इस फेज को हम कह रहे हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज. How many ATP molecules are invested here? 2 ATP. 1 ATP is donating 1 phosphate to this tricarbon compound and another ATP is donating another phosphate to this compound. Okay. So glucose, 6 carbon containing glucose will break down into 2 molecules of triose phosphate. इस फेज को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें 2 ATP molecules इन्वेस्ट किया गया है. So breakdown of glucose to 2 molecules of triose phosphate is considered as energy investing phase because 2 molecules of ATP are invested here. Then payoff phase में क्या हो रहा है, देखो, triose phosphate molecules are converted to pyruvate. In this phase, ATP is produced. ATP is getting released. So here energy is being released, energy is being produced. इसलिए इस फेज को हम कहते हैं पे ऑफ फेज या एनर्जी यील्डिंग फेज. ओके. So glycolysis is happening in 2 phases. One is energy investing phase. How many ATPs are invested? 2. And another phase is energy yielding phase. How many ATPs are produced here? 4. 2 ATPs are produced here and 2 ATPs are produced here. So total production is 4. Okay. What is the ATP consumed? 2. So 4 minus 2. So net production is 2. Net energy production होगा 2. Okay. So this is aerobic glycolysis. क्योंकि देखो glucose is being converted to pyruvate. Clear? In this reaction, one more thing is happening. You observe here, NAD is being converted to NADH. ये reaction होने के लिए NAD NADH रूप में convert हो रहा है. Okay. So if oxygen is present, it's well and good. This pyruvate will enter into your TCA cycle, then electron transport chain and produces lot of energy. If oxygen absent है, तब क्या होगा? Pyruvate will be immediately converted to lactate. 2 pyruvate molecules which are produced will be converted to lactate. In the absence of oxygen, pyruvate will be converted to lactate. 2 molecules of pyruvate that are produced will be converted to lactate. Okay. You see what is happening in this reaction? NADH, which is produced here, is converting back to NAD. Okay. That is the only use of conversion of pyruvate to lactate. When pyruvate is being converted to lactate, ये जो NADH बना है वो फिर से NAD के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ताकि आपका पायरुवेट, आपका ग्लाइकोलाइसिस विदाउट एनी स्टॉप फर्दर हो सके. This will help to continue glycolysis. Got it? Conversion of pyruvate to lactate results in the synthesis of NAD, and this NAD will be again utilized for glycolysis. That is the use of production of lactate. Lactate क्यों बनता है? ताकि NAD फिर से प्रोड्यूस हो जाए और glycolysis without stopping further हो सके. Okay. So here, what is the end product of glycolysis in aerobic condition? Pyruvate. What is the end product of glycolysis in anaerobic condition? Lactate. Okay. So let us see how many ATPs are produced in glycolysis. This is the proper glycolysis pathway. If you see, this is happening in 10 reactions. First, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. It is not so simple.
In your body, glycolysis occurs in 10 reactions. हर एक reaction is catalyzed by a separate enzyme. So suppose this example, if you see glucose is converted to glucose 6-phosphate, it is catalyzed by an enzyme called hexokinase. Glucose 6-phosphate will be converted to fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate will be converted to fructose 1,6-biphosphate. And then this will be cleaved into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Again, dihydroxyacetone phosphate will be converted to glyceraldehyde 3-phosphate. So here, at the end of this reaction, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate will be produced. Then they will be converted to 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate, then 2 molecules of 3-phosphoglycerate, and then 2 molecules of 2-phosphoglycerates, 2 molecules of phosphoenol pyruvate, and finally banta hai 2 molecules of pyruvate. So one glucose molecule, how many glucose are entered here? One glucose molecule enters into glycolysis pathway. A sequence of reactions है. Pathway का मतलब chain of reactions. Okay. Glycolysis में एक glucose molecule break down होके 2 molecule of pyruvate बन जाता है. इसमें 2 ATP spent होगा और 4 ATP बनेगा. मतलब here 2 ATP and here 2 ATP. Total 4 ATP बनेगा. So net production is 2. 4 minus 2, 2. So no need to remember this kind of complicated structure. You can write about glycolysis. You can give the introduction. Then you can give like it happens in 2 phases. और ये जो reaction अभी दिख रहा है ये लिखने से चलेगा exam में. Don't get confused. I just mentioned this pathway for your easy understanding. So how much ATP is produced in glycolysis pathway? एक बार अगर glycolysis हो गया तो कितना ATP बनेगा? If glycolysis is happening in anaerobic condition, अगर glycolysis anaerobic condition में हो रहा है तो बनेगा 2 ATP. If glycolysis aerobic condition में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो बनेगा 7 ATP from one glucose molecule. Why? You see here, see glucose is converted to pyruvate. Then pyruvate is converted to lactate. This is glycolysis in anaerobic condition. Here 2 ATP are spent, 4 ATP are produced. So net production is 4 minus 2. So net production is 2 ATP. In anaerobic glycolysis, net production of ATP is 2. Suppose if this is happening in aerobic condition, this is happening in the presence of oxygen. तब क्या होता है? Glucose will be converted to pyruvate. During this process, 4 ATP will be produced. Along with ATP, 2 NADH भी बनता है. 4 ATP भी बनेगा और 2 NADH भी बनेगा. ये जो NADH बन गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और 5 ATP को बनाएगा. Okay. NADH that is produced in glycolysis enters into mitochondria in the presence of oxygen. It enters electron transport chain and produces 5 number of ATP. So here net production will be 5 plus 4, matlab 9. 9 minus 2, matlab net production is 7. So if glycolysis is happening in the presence of oxygen, net production is 5 plus 4, that is 9, minus 2, that is already spent. So it is 7. If glycolysis is occurring in the absence of oxygen, there is no oxygen, then glucose will be converted to pyruvate, pyruvate will be converted to lactate. When pyruvate is getting converted to lactate, ये जो NADH बन गया है, ये फिर से utilize हो जाएगा. इसके वजह से only net production is 4 minus 2, that is 2. Is it clear? If
if this glucose is coming from glycogen, ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर जा रहा है, अगर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजेनोलाइसिस से बन रहा है, अगर वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होने से रिलीज हो गया है, तो बनता है TNADP, तो बनेगा TNADP. So this is the energy production from glycolysis. In anaerobic condition it is 2, in aerobic condition it is 7. But if the glucose is coming from the glycogen, if the glucose that is entering the glycolysis is coming from glycogen, then the energy production will be 3 in anaerobic condition. Okay. This is about glycolysis. Next, we'll talk about glycogen, glycogenesis, and glycogenolysis. Okay. So what is glycogen? Already you know about glycogen. Glycogen is a storage form of carbohydrate. ये कहाँ रहता है? मसल और लिवर में स्टोर होता है. Glycogen is the storage form of glucose in animals, and it is stored in liver and in our muscles. What is the function of glycogen that is stored in liver? ये जो liver में store हुआ है glycogen, वो blood glucose levels को बनाए रखने में use हो जाता है. The glycogen which is present in liver is mainly responsible for the maintenance of blood glucose levels, and the glycogen which is present in your muscles is mainly responsible for the production of energy during the exercise. Okay. If you see the structure of glycogen, glycogen is a branched polymer of glucose. Polymer, matlab when many molecules join together and make some substance, that is called as polymer. So glycogen is a polymer of glucose. matlab many glucose molecules जुड़ा होने से glycogen बनता है. So that is why it is called as glycogen is a branched polymer of glucose. Glycogen का structure ऐसा दिखता है. देखो, there are some straight chains and some branching points. It's a branched polymer. If you see the structure of glycogen, it will have glucose molecules that are linked by 1,4 and 1,6 glycosidic bond. In its structure, glycogen contains many glucose molecules that are bound together by 1,4 and 1,6 glycosidic bond. Suppose these two are glucose molecules. Socho aisa, these are two glucose molecules. First carbon of glucose is binding with the fourth carbon of another glucose molecule and making one bond. So this is called 1,4 glycosidic bond. If first carbon of one glucose is making bond with the sixth carbon of another glucose, this is called 1,6 glycosidic bond. So glycogen में दो तरीका का bonds हम देख सकता है. एक है one मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में जो बन गया है वो लिंक, और दूसरा है फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच में जो बनेगा वो लिंक. ओके, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वी कैन सी. व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस. ओके, सो ग्लाइकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. What is the enzyme which is involved in glycogen synthesis? That is glycogen synthase. Glycogen synthase एक एंजाइम है, ये ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजन सिंथेसिस को नियंत्रित करेगा. Okay, so what is glycogenesis? The synthesis of glycogen from glucose is called as glycogenesis. Glucose molecules join together and makes glycogen. That is called glycogenesis. What is glycogenolysis? It is exactly opposite. Breakdown. Lysis मतलब breakdown. कौन सा lysis हो रहा है इधर? Glycogen की lysis हो रहा है. Breakdown of glycogen to glucose is considered as glycogenolysis. ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने के लिए भी एक एंजाइम जरूरत पड़ता है, वो है ग्लाइकोजन
phosphorylase. Glycogen phosphorylase is the enzyme that controls glycogenolysis. So 2 terms are new for you. In today's class, 3 terms you have to remember. One is glycolysis, means breakdown of glucose. Second thing is glycogenesis, matlab synthesis of glycogen from glucose. Third one is glycogenolysis, matlab breakdown of glycogen to glucose. अभी देखते हैं कब ग्लाइकोजेनेसिस चलता है हमारा बॉडी में, कब ग्लाइकोजेनोलाइसिस चलता है. When you are in well-fed state, after having food, आपका बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहता है. सो इंसुलिन बढ़ जाता है बॉडी में. इंसुलिन इज अ हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल्स इन योर बॉडी. व्हेन यू आर इन वेल-फेड स्टेट, अभी ब्रेकफास्ट खाने के बाद आपका बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तो इसकी वजह से इंसुलिन बन जाता है. इंसुलिन विल increase the activity of an enzyme called glycogen synthase. मैंने अभी क्या बोला है? Glycogen synthase is the enzyme which controls glycogenesis. So when you are in recovery or when you are in resting stage and when you are in well-fed state, आपका glycogen synthase activity ज्यादा चलता है. इसके वजह से glycogen बन जाता है बॉडी में. So glycogen synthesis occurs when you are in well-fed state, खाने के बाद, and when you are in recovery state. recovery के दौरान glycogen synthesis होता है हमारा बॉडी में. और glycogenolysis कब होता है? when you are doing high intensity exercise. when you are doing high intensity exercise, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, वो है एपिनेफ्रिन. फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है इसको. so, इस हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिविटी बढ़ जाता है. Glycogen phosphorylase is the enzyme which controls glycogenolysis. Okay. So during exercise के दौरान epinephrine रिलीज ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से glycogenolysis ज्यादातर होता है हमारा बॉडी में. तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस कब होता है? जब आप रेस्ट में रहते हो या जब आप वेल-फेड स्टेट में रहते हो, तब होगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस. और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन कब होगा? When you are doing exercise, glycogen breakdown हो जाता है in order to produce energy. क्यों होता है glycogenolysis? क्योंकि glycogenolysis होने से बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है. उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके आपका बॉडी एटीपी को बनाते हैं. This is about glycogen metabolism. It is very important to maintain glycogen levels. आप कभी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बारे में सुना है? एथलीट्स में ऑप्टिमम ग्लाइकोजन लेवल्स को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जब आप इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो, तब ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन ज्यादा रहता है बॉडी में. देखो इधर वैसा ये इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसा ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन भी बढ़ते जा रहा है. ओके, एज द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, योर ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन या ग्लाइकोजन इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है बॉडी में. अगर आप हाई इंटेंसिटी के काम कर रहे हैं, ग्लाइकोजन जल्दी डिप्लीट हो जाएगा. मॉडरेट इंटेंसिटी में काम कर रहा है तो 90 to 120 मिनट्स के अंदर ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाएगा. अगर आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो ग्लाइकोजन डिप्लीशन स्लोली हो जाता है बॉडी में. तो इफ यू आर डूइंग एंड्योरेंस एक्टिविटी विद हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, यू नीड टू हैव if you are doing high intensity activity, you need to maintain more amount of glycogen so that you can continue your activity for longer period. So ये करने के लिए क्या करेगा लोग? They will rely on carbohydrate loading. How to maintain optimum glycogen levels? There is one way to maintain optimum glycogen levels, वो है carbohydrate loading. इसमें लोग क्या करते हैं? पहले जो मसल्स में स्टोर हुआ है उस ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर लेता है. First they will deplete the glycogen which is present in their muscles by doing long term exercise.
then they will start increasing carbohydrate intake for next few days so that body will store more amount of glycogen. First, they will deplete the glycogen which is stored in their muscles. Then they will start consuming more amount of carbohydrate in order to store large amount of glycogen in their muscles. If glycogen storage increases, their exercise duration also can be improved, particularly at high intensity exercise. But when glycogen is utilized in your body during the high intensity activity, then most of the pyruvate will be converted to lactate. So what is lactic acid? Lactic acid is the end product of glycolysis in anaerobic condition. जब glycolysis anaerobic state में चलेगा तब बनेगा lactic acid. So if you are doing high intensity activity, production of lactic acid is also faster. Normally हमारा body में lactic acid production और removal एक balanced stage में चलेगा. अगर production is more and removal is less, then there will be accumulation of lactic acid. Let me explain with the help of this fluid. Suppose when you are doing activity in your body, lactic acid is produced. See, as you are doing activity, glycolysis is happening. Then after glycolysis, क्या बनेगा? Lactic acid. कितना बन गया है? Almost 1 ml of lactic acid is produced. Okay. And from your muscles, same amount of lactic acid is removed. Can you see any lactic acid here? Accumulation here? No. If production and removal balanced state में चल रहा है, तो there won't be any accumulation. Suppose if production is more, suppose lactic acid production is more, can you see this? And removal is less. Production is more, removal is less. क्या हो रहा है इधर? थोड़ा सा lactic acid body में accumulate हो गया. इसके वजह से थकान हो सकता है. Okay. When you are doing moderate intensity activity, when you are doing low intensity activity, always production is equal to removal. Production is equal to removal. There won't be any accumulation. If you are doing high intensity activity, production is more and removal is less. So there will be accumulation of lactic acid in your muscles, and this may lead to fatigue. Okay. Lactic acid production is based on your intensity. If you are doing high intensity, production will be more, removal will be less. That leads to the accumulation of lactic acid. Here you see, as the intensity is increasing, here at around 45, VO2 max, lactate levels are maintained. Okay, there is no increase. It is maintained. It is less than 2 millimole per liter. Okay. As the intensity is increasing, production is increasing and removal is not increasing. Okay. Muscle में production ज़्यादा हो रहा है lactic acid का, लेकिन उतना lactic acid muscle से बाहर नहीं आ पा रहा है. इसकी वजह से lactic acid accumulate हो रहा है with the high intensity exercise. Okay. This is called as lactate threshold. What is lactate threshold? The intensity of exercise at which the production of lactic acid is more than the removal of lactic acid. जहाँ जो इंटेंसिटी है वहां लैक्टिक एसिड की उत्पादन ज्यादा हो रहा है और रिमूवल उतना नहीं हो रहा है, उसकी वजह से लैक्टेट लेवल सडनली ब्लड में बढ़ जाता है. इसको हम कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड. ओके. लैक्टिक एसिड लेवल ज्यादा होने के कारण थकान हो सकता है. नॉर्मली हमारा बॉडी में लो इंटेंसिटी में लैक्टिक एसिड लेवल्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उतना लैक्टिक एसिड ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट किया जाता है by the help of a cyclic process called Cori cycle. What is Cori cycle? See this.
when you are doing exercise, your glucose in your muscles, glucose is converted to lactate. So lactate levels are increased. Immediately this lactate will come into your blood, and this lactate will be taken by your liver, and either in liver mein lactate is again converted to glucose, and glucose is again released into blood, and again this will be taken up by your muscles. Again it is utilized for the production of ATP and produces lactate. When you are doing low intensity exercise, जितना lactic acid इधर बन रहा है उतना lactic acid ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा लिवर में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरी साइकिल. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट इन मसल्स, and lactate is again converted to glucose in liver, and this glucose is again utilized by muscles for energy production. ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कोरी साइकिल. इस साइकिल के वजह से लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड लेवल्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो तब लैक्टिक एसिड की उत्पादन ज्यादा हो जाता है, लेकिन रिमूवल इतना नहीं चलेगा. इसकी वजह से लैक्टिक एसिड लेवल्स बढ़ जाता है. अगर लैक्टिक एसिड लेवल्स ब्लड में बढ़ गया तो उसकी वजह से थकान हो सकता है. लैक्टिक एसिड इज नोन टू cause fatigue. Okay, how lactic acid results in fatigue? When lactic acid levels are increased, lactic acid releases H+ ions into blood. Okay, when lactic acid levels are more, it releases H+ ions. When H+ ions are added to your blood, it decreases your blood pH. Blood pH को क्या हो जाएगा? Blood pH कम हो जाएगा. लास्ट क्लास में मैंने बताया ये जो pH है ये स्टेबली मेंटेन करना चाहिए हमारा बॉडी में. अगर pH में कम हो गया या ज्यादा हो गया तो एंजाइम एक्टिविटीज ठीक से नहीं चलेगा हमारा बॉडी में. सो लैक्टिक एसिड ज्यादा उत्पन्न होने से इधर क्या हो रहा है? ज्यादा H+ आयंस रिलीज हो रहा है ब्लड में. इसकी वजह से ब्लड का pH कम हो रहा है या आपका मसल में pH कम हो रहा है. इसके वजह से all those enzymes which are required for muscle contraction, जो enzymes चाहिए muscle contraction होने के लिए, उस enzymes का function ठीक से नहीं चलेगा. उसके वजह से थकान हो सकता है. और pH कम होने की वजह से कैल्शियम आयंस भी रिलीज नहीं होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ATP भी नहीं बनेगा, और ATP हाइड्रोलाइसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी ठीक से काम नहीं करेगा. इसकी वजह से एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा और मसल कंट्रैक्शन भी नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इज द समरी? What we have learned today? We have learned about glycolysis. Glycolysis means breakdown of glucose into 2-pyruvate or 2-lactate. It can happen in aerobic condition and in anaerobic condition. ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में. और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बनेगा? 2 ATP. एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से कितना ATP बनेगा? 7 ATP. Okay. What is glycogen? Glycogen is a storage form of glucose in animals. कहाँ स्टोर होता है ये? लिवर और मसल्स में. What is glycogenesis? Try to define glycogenesis. Glycogen, sorry, synthesis of glycogen from glucose. Very good, Jitendra. And what is glycogenolysis? Breakdown of glucose, glycogen into glucose. Yes, breakdown of it's a process of breakdown of glycogen to glucose is called glycogenolysis. Glycogenolysis कब होता है? During exercise. Yes, during exercise. Glycogenesis कब होता है बॉडी में? During resting time. recovery के time. ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक्सरसाइज के दौरान होता है. अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस ज्यादा हो गया
अगर आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बॉडी में? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लेवल्स अगर बॉडी में ज्यादा हो गया, ब्लड में ज्यादा हो गया, वो अच्छा है कि हमारे लिए? लैक्टिक एसिड लेवल्स अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से थकान हो सकता है, राइट? मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में थकान होगा है क्या? नो मैम। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में क्योंकि मोस्टली लो इंटेंसिटी में हमको एनर्जी मिलेगा एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। जब आप एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से एक्टिविटी कर रहे हैं तब लैक्टेट नहीं बनेगा हमारा बॉडी में, अगर बन गया तो भी थोड़ी मात्रा में बनेगा। ओके, अगर आपका इंटेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी एनारोबिक कंडीशन में चला जाएगा, उसकी वजह से ज्यादा लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, उसकी वजह से ब्लड में लैक्टिक एसिड की लेवल्स जल्दी बढ़ जाता है, इसकी वजह से थकान हो सकता है। तो यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, ग्लाइकोलाइसिस दो तरीका में हो रहा है, एक है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस? पायरुविक एसिड। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कब चलता है बॉडी में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जब ऑक्सीजन जो ले रहा है अगर वो आपकी बॉडी के लिए काफी है तो, मतलब जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उतना ऑक्सीजन अगर आपको एक्टिविटी करने के लिए काफी है तो उस स्टेट में बनेगा पायरुवेट। ओके, जितना ऑक्सीजन आप ले रहे हैं उतना ऑक्सीजन अगर बॉडी के लिए काफी नहीं है और ज्यादा चाहिए, मतलब बॉडी को और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन है बॉडी में, एनारोबिक स्थिति में चला गया है बॉडी में, उस कंडीशन में बनेगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, यस, एनारोबिक स्थिति में बनेगा। ओके, सो व्हाट इज लैक्टेट थ्रेशोल्ड? एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के दौरान, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड लेवल सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में, उस इंटेंसिटी एक्सरसाइज को हम कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ओके, और कोरी साइकिल मतलब क्या है? कोरी साइकिल इज इंपॉर्टेंट टू मार्क, समटाइम्स दे may ask. Synthesis of glycogen to glucose, ma'am. Lactate into glucose and then Listen, don't get confused here. Reconversion of, synthesis of glucose from lactic acid. Okay, glycolysis means breakdown of glucose to lactate, or conversion of lactate back to glucose is nothing but Cori cycle. ये कैसा होता है? Glucose will be converted to, one second, Lactate. See, glucose is getting converted to lactate in your muscles. ये जो lactate आपका मसल में बन गया है वो पहले लिवर में जाएगा और लिवर में ये लैक्टेट फिर से ग्लूकोज को बनाने में यूज हो जाएगा। ओके, ये जो ग्लूकोज लिवर में बन गया फिर बाहर आ जाएगा ब्लड में और मसल इसको लेगा और इसको एनर्जी उत्पादन के लिए यूज किया गया। इस पूरा साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेट इन मसल्स एंड conversion of lactate which is produced in muscles into glucose by the liver and reutilization of glucose that is produced in liver by muscles again for the production of ATP. इस पूरा प्रोसेस को हम कहते हैं कोरी साइकिल। ओके, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में कोरी साइकिल ठीक से चलेगा है क्या? No, ma'am. प्रोडक्शन इज मोर और लेकिन कन्वर्शन कम मात्रा में होता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से अक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, yes, एनी डाउट? no ma'am. और कुछ डाउट है तो डिस्कशन क्लास में और एक बार डिस्कस करेंगे हम। ओके, Please share this, ma'am. प्लीज शेयर। Yes.